नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज बीजेपी ने एक नया इतिहास रचा। एक युवा चेहरे को मौका दिया। नितिन नवीन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इतनी बड़ी पार्टी और नितिन नवीन के हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी। बात आज इस बात को लेकर हो रही है कि आज एक बार फिर से बीजेपी ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। ना सिर्फ एक युवा चेहरा बल्कि एक आम कार्यकर्ता को भी पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है। अब ये जो एग्जाम्पल सेट किया है, इससे हर कार्यकर्ता को उम्मीद जागी है कि अगर आप मेहनत करते हो तो सिर्फ यही पार्टी है जहां पर आपको मौका मिल सकता है किसी बड़े पद पर बैठने का, पार्टी की बागडोर को संभालने का। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले खास रिपोर्ट। कभी नितिन गडकरी और आज नितिन नवीन बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने। दोनों के नाम में सिर्फ नितिन कॉमन नहीं है, बल्कि ये भी कॉमन है कि ये ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता से पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे हैं। बीजेपी के इस निर्णय ने युवा कार्यकर्ताओं में एक बार फिर यह विश्वास जगाया है कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता का प्रमोशन ऐसे भी किया जा सकता है। नितिन नवीन बिहार के पहले ऐसे नेता हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। 5 बार विधायक रह चुके नवीन की छवि एक ग्राउंड वर्कर की है और पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब करीब 2 महीने बाद बंगाल और असम में चुनाव होने हैं। उसके बाद केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बारी आएगी। ऐसे में ये चुनाव नितिन नवीन के लिटमस टेस्ट होंगे। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुपरस्टार फेस और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति के दम पर नितिन नवीन की कामयाबी की गारंटी कई गुना बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान है। कैप्टन आय सिंह, बीजेपी लीडर, जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। राहुल तलान जी हमारे साथ में इस वक्त हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हाजी नाजिम खान हमारे साथ में स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी इस वक्त हैं। पल्लवी राय हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं। संजय कृष्णा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और कैप्टन आय सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोनिका शर्मा में जल्दी ज्वाइन करने वाली हैं। राहुल तलान साहब, आपके पास आते हुए सबसे पहले शुरू करते हुए क्या मैसेज आपको लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है यूथ के अंदर? बिल्कुल, देखिए, जब कोई 45 साल का किसी पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो ये निश्चित तौर पे एक संभावनाएं दिखाता है कि पॉलिटिक्स में यूथ के लिए बहुत सारी संभावनाएं। और देखिए, अचानक से कोई लाके कहीं से कि ये पिक एंड चूज हुआ कि भाई ये बनेंगे, तो ये युवाओं को भी एक तरीके से प्रेरणा देता है कि आप राजनीति में आइए, आपके पास असीमित संभावनाएं। ऐसा नहीं है कि यही पार्टी फलाने पार्टी के इसी परिवार के अध्यक्ष रहेंगे या टॉप लीडरशिप इन्हीं की रहेगी। बीजेपी में ऐसा है नहीं। बीजेपी ने एक तरीके से इसको ये भी देख लीजिए कि एक मैसेज देने की कोशिश की है कि राजनीति जो होनी चाहिए वो भारत में ऐसी होनी चाहिए कि आप कहीं भी किसी भी लीडर को लेके आइए, वो आपका अध्यक्ष होगा और उसके उसमें अंदर पूर्व अध्यक्ष काम करेंगे, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर काम करेंगे और कोई भी टकराव नहीं होगा। तो ये एक तरीके से ये है कि जो अध्यक्ष है वो एक मैसेज देगा और वो मैसेज ये है कि भाई अब कई सारे पूर्व अध्यक्ष उनके अंडर में हैं और अब वो काम करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे और कहीं भी कोई ईगो क्लैशेज नहीं होंगे। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए और देश की अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने संदेश दिया है कि भाई ये संदेश है कि सब मिलजुल के राजनीति करें और जो अध्यक्ष है उसको अध्यक्ष मान के कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कांग्रेस में सीताराम केसरी के साथ हुआ था कि उनको कार्यकर्ताओं ने ऐसे भगा भगा के उनके कपड़े फाड़ दिए थे। ये नहीं, वो जो परिपाटी थी वो परिपाटी के दिन लद गए। और दूसरी चीज, ये जैन जी को एक तरीके से जो लोग सोच रहे थे कि ये भाई जैन जी की बात कर रहे थे कि आंदोलन करना चाहिए जैन जी को, उनको भी मैसेज है कि ये इस देश का जैन जी बहुत कंस्ट्रक्टिव है। ऐसे नहीं है कि वो देश को डिस्टर्ब करने की भावनाएं रखता है और जैन जी को बिल्कुल नेगेटिव टर्म में नहीं लेना चाहिए। ये एक तरीके से मैसेज साफ है कि यहाँ का जैन जी नेपाल का जैन जी नहीं है। यहाँ का जैन जी वो है जो इस देश को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। यहाँ का जैन जी वो है कि जिसमें बहुत सारी जिसकी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं में विकसित भारत भी होना है कि 2047 में। देखिए, पहली बार किसी हमारे लीडर ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ये मैसेज दिया इस देश को कि हम विकसित हो सकते हैं और एक डेडलाइन रखी। ये बहुत बड़ा बदलाव है अगर जो भारतीय राजनीति में देखेंगे। तो नहीं तो अभी तक तो हम क्या हासिल करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को हासिल कर रहे होते थे कि भाई हमारे यहाँ लोग भूखे नहीं रहेंगे। अभी तो हम रोटी कपड़ा मकान पे बात कर रहे थे ना। और हम 2047 में अगर जो हमारा कोई लीडरशिप ये बोल रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे 2047 में, तो उसके लिए युवा चाहिए ना, तो इसीलिए युवा अध्यक्ष है। तो युवा के लिए एक बड़ा मैसेज। आईपी सिंह, अब तो आपको भी उम्मीद सी जाग रही होगी कि अब आपको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी मिल सकती है क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
संगठन की पार्टी है, एक आम बेसिस कार्यकर्ता की पार्टी है। आपने देखा होगा कि यहाँ एक नॉर्मल कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, एक नॉर्मल कार्यकर्ता पार्टी का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक नॉर्मल कार्यकर्ता पार्टी का संगठन मंत्री बन सकता है, नॉर्मल कार्यकर्ता रक्षा मंत्री बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ कोई ये नहीं है कि किसी परिवार की पार्टी है कि एक परिवार चाहेगा वो ही बनेगा। यहाँ कार्यकर्ताओं की कैडर बेस्ड पार्टी है। तो उसी में आप जो हमने एक निजाम पेश की है वो काबिले तारीफ है और जनता इसको सराहेगी भी कि हमने ऐसे शख्स को बिहार से लाके, जिसको लोग अभी तक ये कह रहे थे कि हमने तो देखा ही नहीं है, जानते नहीं है। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ जिसको लोग जानते नहीं है उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और जनता की पार्टी है, जमीन से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है। तो वो हम बार बार हम इस तरह से, जैसे हमने जब मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए तो वहाँ भी लोगों ने कहा ये कैसे बन गए। हमने कि भारतीय जनता पार्टी में जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। जब नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी पद पर जा सकता है। ना तो ये कांग्रेस पार्टी है ना अन्य पार्टी है जहां एक ही परिवार का पूरा अधिकार होता है। यहाँ सबका अधिकार है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है और हर कार्यकर्ता जो चाहता है वही होता है। संगठन सर्वोपरि है। एक सेकंड सर, बस आ रही हूँ। हाजी नाजिम जी, आज नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं बीजेपी के, तो अपनी पार्टी में आप अपने लिए क्या देखते हैं उम्मीद? हाँ पूजा जी, देखिए मैं पीस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। पीएम मोदी ने भी यही कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मेरे बॉस तो नितिन नवीन है। ऐसा कहा उन्होंने? ऐसा ही कहा उन्होंने मुल्क के वजीर आजम होने के बाद ऐसा कहा या बिल्कुल कहा। यानी एक पार्टी के भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर ये बयान दिया है, प्रधानमंत्री के तौर पर ये बयान नहीं दिया है। इसको इस तरीके से कृपया नहीं मोड़िए, ये अच्छा नहीं है। देखिए ये हर जगह राजनीति करना चाहते। प्रधानमंत्री कौन है? वो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। ठीक है, देश के आज वो प्रधानमंत्री, तो वो अपनी जवाबदारी उनकी है, वहां वो अपनी जवाबदारी बखूबी निभा रहे हैं। मगर पार्टी के जब कार्यकर्ता है तो वो जो है ना अध्यक्ष के अंडर ही आते। अध्यक्ष ही हमारा पार्टी का सर्वोपरि नेता होता है। हाँ, देखिए इन्होंने कहा अध्यक्ष ही सर्वोपरि, बिल्कुल सही बात है। और देखिए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद कुमार निषाद जी। अब सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर अयूब सर्जन साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी अरविंद कुमार निषाद जी, यही तो गंगा जमनी तहजीब है। अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष बना, तो भी गंगा जमनी तहजीब पे जा नहीं रही। मैंने हाजी नाजिम जी, आपने मेरे पूरे सवाल को घुमा दिया। मैंने कहा कि क्या हाजी नाजिम जी आज ये ट्रेंड सेट होने के बाद ये उम्मीद रखते हैं कि हाजी नाजिम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं पीस पार्टी के? हाँ देखिए, मैं तो पीस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरे बॉस तो डॉक्टर अयूब सर्जन साहब हैं। मेरे बॉस डॉक्टर अयूब सर्जन साहब हैं। और रही बात ये कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, देखिए उनको ये भी नहीं बोल पा रही कि मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी हक है। नहीं, देखिए मैंने तो कहा कि मैं पीस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पीस पार्टी का एक सिपाही हूँ और मेरे बॉस राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी में हो सकता है ऐसा कि कभी हाजी नाजिम को भी मिल जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर? देखिए हम लोग हमेशा एक विचारधारा पर चलते हैं कि हमारी सम्मानी जनता कैसे आगे बढ़े, देश में जो युवा है उनको रोजगार कैसे मिले, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, और जो हम ये चाहते हैं कि हमारा देश जो विश्व गुरु की बात है उस विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमें ये पद चाहिए ना, पद से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है हमारे युवाओं के लिए रोजगार। पीस पार्टी यही तो चाहती है कि भी युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी तो मेरा देश तरक्की करेगा। जवाब नहीं मिलेगा आपको, जलेबी बना दी गई, जवाब नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं पूजा जी कहता हूँ, नितिन नवीन कौन है? क्या वो जैसा है? क्या वो पंकज सिंह है? या वो नितिन गडकरी जी के बेटे हैं? या XYZ जेपी नड्डा जी किसी भी बड़े पार्टी के किसी के बेटे हैं क्या? भाजपा की यही तो खूबसूरती है कि हर कार्यकर्ता, उनके पिताजी पॉलिटिकल पार्टी के ही थे ना, रहे होंगे, उनके पिताजी भी तो राजनीति ही थे ना, राजनीति की थे, उन्हीं की विरासत को संभाल रहे हैं नितिन नवीन। इसमें कुछ गलत नहीं है। शुरुआत कहाँ से करी? क्या डायरेक्टली वो, जैसे कि मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव पार्टी प्रेसिडेंट और CM बनते हैं, क्या वो भी डायरेक्टली अपने पिताजी की पोस्ट पे आते हैं? भाजपा की खूबसूरती यही है कि हर कार्यकर्ता जो अपनी क्षमता दिखा सकता है, जो दिखाएगा, उसको 100% उसकी सही पोजीशन आज नहीं देर सवेर मिलेगी। इसके 100% चांसेस हैं। बाकी सारी पार्टियों में मल्लिकार्जुन जी को भले उन्होंने बना रखा है अध्यक्ष, पर आप देखिए वो भी कहते रहते हैं आला कमान बताएंगे। तो ये कैसा अध्यक्ष है कि जो उनको भी आला कमान के इजाज़त की वेट करनी पड़ती है? तो काहे का पार्टी अध्यक्ष? पर बीजेपी
जिस तरीके से काम कर रही है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके की संगठन है कि आप हम यहाँ खड़ा कोई भी आदमी जिसके अंदर क्षमता है, उसकी क्षमता को उसकी पहचान 100% मिलेगी, ये तय है। आपका क्या रिएक्शन है मैम? पहले तो मैं पटना से खुद आती हूँ, अच्छा। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सोचा था आपने कभी कि नितिन नवीन बिल्कुल नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष ये होंगे? हमारे लिए तो इतनी मतलब भावनात्मक बात हमारे लिए से जुड़ी हुई है ये, और आश्चर्य वाली बात है, हमने कभी भी सोचा नहीं था। ये तो हम जान रहे थे कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, नीतीश जी की और मोदी जी की चल रही है, लेकिन ये होगा ये हमें नहीं पता है। और इतना हर्षमय है ये बात हमारे लिए, हम सभी मतलब सभी बिहार वासियों के लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जो बिहार में जितना सेटबैक हुआ था लालू रेजिम में, वो अब सब चीज़ है ना कवर अप हो जाएगा। और और लालू रेजिम के तो जमाने हो गए, अब तो नीतीश रेजिम ही चल रहा है जमाने से। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ को अगर बहुत चीज़ डिरेल्ड हो जाती है ना, तो पटरी में लाने में टाइम लगता है। अब बहुत हद तक, अब सोच लीजिए, जब हमने ये कभी सोचा ना था कि मेट्रोज आ सकती है पटना जैसे शहर में, है ना, जहाँ की बस और ये भी मुश्किल हो जाती थी, है ना, आम सवारी, वहाँ पर अब मेट्रोज चल रही है। ये तो बहुत बड़ी हिस्टोरिक विन है हमारे मतलब बिहार के लिए। बिहार के लोग बहुत ज्यादा गदगद हैं। नितिन नवीन का आना युवाओं के लिए क्या मैसेज है? बहुत अच्छा मैसेज है, और युवाओं को भी लगेगा कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अदरवाइज़ पॉलिटिक्स में यही लगता था कि सारे मतलब राजनेता जो हैं उन्हीं के बच्चों को मौका मिलेगा, हमको मौका नहीं मिल सकता। तो एक ज़मीन से उठा हुआ कार्यकर्ता भी इतने ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। तो बीजेपी का ये मूव बहुत ही स्वागत योग्य मूव है, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कोई छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। काफ़ी इस रोल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आती है। तो यंग लोगों के बीच में ये संदेश जाएगा कि हम अच्छा काम कर सकते हैं। जिधर मतलब कांग्रेस और एसपी और मतलब आरजेडी में हम ये देखते हैं कि वो मतलब 100 चुनाव भी हार जाएंगे, तब भी मतलब उन्हीं की। हाजी नाजिम जी की बात सुनी थी ना अभी? देखिए, शायद मैं उनकी बात थोड़ा सा मिस कर गई, मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, पर मेरा यही फिर रिपीट कर दो हाजी नाजिम जी अपनी बात इनके लिए। हाँ नहीं देखिए, हाँ देखिए, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, बड़े गौर से सुनना वो बात। सब गौर से ही सुनते हैं आपकी बात देखिए को। देखिए, अब जब बात यहाँ पे आती है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले ना तो सूरज था, 2014 से पहले ना चांद था, ना 2014 से पहले हिमालय था, और ना 2014 से पहले ये पेड़ थे। ये सब कुछ 2014 में तो आके मिले, और देश को आजादी भी 2014 में मिली है। भाई ऐसा तर्क इनके नेता कहते हैं, ऐसा तर्क देते हैं इनके नेता। आप थे कि नहीं 2014 के पहले? देखिए, मैं तो 1947 से भाई, मैं तो अपने 1947 वाले अपने बुजुर्गों की आजादी को मानता हूँ कि भाजपा ने पेड़ पौधे देखे थे कि नहीं 2014 के पहले? वो तो थे। हाँ सुन लीजिए, चांद सितारे कुछ भी नहीं थे उसके पहले तो। देखिए भाई मैंने कहा कि सुन लीजिए भाई, मैं तो 1947 में जो मुल्क आजाद हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। जब इनको कागज दिखाने की बात आई तो 1947 पे पहुंच गए। अब ये नहीं बोलेंगे कि बकरी खा गई है कागज दिखाएं। बकरी कागज ही खा रही थी ना 2014 से पहले। वो है ना, वो अब्दुल की बकरी कागज तो हमारे, बकरी इनकी खा रही है। तो बताइए अब बकरी को, पेड़ तो थे नहीं, अब्दुल के कागज खा गई बकरी। पेपर हमारे, बकरी इनकी, कागज खा गई तो इन्हीं तो पकड़ेंगे। नहीं 2014 से पहले पेड़ कहाँ थे? ये बकरी पेड़ नहीं थे। कागज खा रही थी। तो इसी तो बोल रहे थे कि 2014 से पहले नहीं थे। मैंने कहा 2000 की बकरी भी नहीं थी। तो ये सारे के सारे लोग ना रोजगार देते हैं। ये पता है कौन सा रोजगार देते हैं? मुसलमान युवाओं को पत्थर मारने का, पुलिस पे पत्थर मारने का। इन्होंने ये रोजगार दिया हुआ है। ये बात कर रहे थे रोजगार की। पब्लिक उधर तालियां बजा रही है जी। युवाओं में उम्मीद जागी कि नहीं जागी? मैम बहुत जागी है, और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो नवीन जिनका जो भी स्वागत किया है, बहुत नवीन जिनका बहुत अच्छा है। और देखिए, पहले सही बात है 2014 से पहले बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इनकी सरकार ऐसा थोड़ी कह सकते हो नहीं, आपकी मैं- बिल्कुल मैं- कुछ नहीं था। नहीं, 2014 के बाद आप ये कह सकते हैं कि और बेहतर कार्य हुए, लेकिन 2014 से पहले का आप सब नकार ही दे, मिटाई दे, तो ये तो तार्किक बात नहीं हुई ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखो 2000 पहले से क्या है, सबकी सरकारें थी, तो कोई इतना ना तो डेवलप पे काम कर रहा था, ना टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा, किसी पे नहीं कर रहा क्या था। बात कर रहे हैं? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी पर काम नहीं हुआ। बताइए आप ग्लोबलाइजेशन किसने दिया? कंप्यूटर किसके दौर में आया? अब किए काम को नकार तो नहीं सकते ना, उसी कंप्यूटर पे बैठ के काम तो करते हैं ना, टक 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 टक। मैम उन्होंने किया तो उसको क्यों नहीं, आज की डेट में कितना टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बाहर से क्यों इंपोर्ट हो रही थी? अरे अब आप पहले बचपन में छोटे थे, तब आप गलियों में घुमा करते थे शॉर्ट्स पहन के। अब आप बड़े हो गए, जेंटलमैन बन के घूमते हैं। वक्त के साथ हर चीज होगी ना। तो
तो मैम एक बात बताइए, आज बीजेपी में जितने भी है, किसी कार्यकर्ता का आज इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ है, क्या इनके यहाँ पे जो कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, जो भी इनके ही सारे कार्यकर्ता कोई बैठा था आज तक? क्योंकि इनके ही खानदान में कोई सीएम बनना है, कोई सांसद बनना है, कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं के उसमें बन रहे थे। आज बीजेपी में अलग अलग जो बेचारा नीचे से ही काम कर रहा है, वो भी आज इतनी लेवल पे पहुंचा हुआ है, क्योंकि ये इनकी आज मैं सुबह नीट पढ़ रहा था, कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान मिलता है। इतना नितिन नवीन जी नया चेहरा के आज प्रेजेंट कर रहे हैं देश को। कुछ टाइम पहले यूपी बिहार के आदमी को गाली बना दिया था। महाराष्ट्र में देखा कैसे कह रहे थे, हिंदी बोलेंगे तो अब आपको भगा देंगे, हम सीएम बनेंगे तो आपकी गाड़ियां रोक देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। उनके मुंह पे तमाचा। आज की डेट में ये नया चेहरा आया है, नवीन जी आए हैं, तो नवीन भारत है आज का ये। और आने वाले टाइम में आपके लिए नए रोजगार, नए अवसर तलाशेंगे बिहार में। हाँ, आज इस मंच से एक बड़ा मैसेज पीएम मोदी ने दिया कि हम अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। जा रहा है, विकसित भारत बनने की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार कभी 300 अरब डॉलर से पार नहीं हो पा रहा था, कितनी भी कमाई होती रहे, कहीं से भी आता रहे, वो 260-65 अरब डॉलर पिछले 10 साल से चल रहा था, अब 700 अरब डॉलर पे पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? ये विकसित भारत की तरफ पहला कदम है ना। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम अपने मकसद की ओर। जब पीएम मोदी कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे बॉस हैं, तो आम पब्लिक को क्या मैसेज जाता है? आम पब्लिक को यही मैसेज आता है, नितिन नवीन जी को पोस्ट मिली है। पोस्ट मिलना एक कह सकते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की पोस्ट मिलना बड़ी बात है, लेकिन पोस्ट को उसी हिसाब से निभाना बहुत बड़ी बात है। हम तो नितिन नवीन जी के लिए यही रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे, उनसे हमारी एक जो है उम्मीद जुड़ी हुई है। जैसे देश में मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया, वो भी एग्जाम्पल सेट करेंगे और बिहार का नाम रोशन करें कि एक बिहार के लाल का नाम रोशन हो। बिहार से हो आप भी? नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ। लेकिन देखिए, अगर कोई समाज में कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसकी जो है क्या कहते हैं, तारीफ करना अच्छी बात है। अब जैसे कलाम साहब को हमारी जो है भारत की धरती पूजती है, अशफाक जी को पूजती है, अपने क्या कहते हैं ये अपने जो रसखान जी को पूजती है। तो अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको पूजना कोई बुरी बात नहीं है, हम तो उसकी रिगार्ड करते हैं। ये बताइए, पहले जब बचपन में सुनते होंगे कि दाढ़ी के बाल जब सफेद होंगे, जब बालों में सफेदी आएगी तब जाके नेता कहलाएंगे। अब दाढ़ी के बाल अगर काले भी हैं तो भी नेता बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं अभी आपका डिस्कशन सुन रहा था, नितिन नवीन करके बहुत अच्छा चेहरा है। आगे मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आने वाले चेहरों का ना युवाओं को मौका दे, जो वरिष्ठ हो रहे हैं उनको वरिष्ठ, ताकि उस पर उनका आशीर्वाद लें और आगे बढ़ें। और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में आगे देश बढ़े। बस। कितने युवा राजनीति में उतरना चाहते हैं? मैम, हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं? तो कौन सी पार्टी लगता है कि जो युवाओं को मौका देती है? सपा। समाजवादी पार्टी देती है युवाओं को मौका, और कोई पार्टी नहीं देती है आपकी नजर में? मैम, हमारी पार्टी में तो कोई पार्टी ने अभी तक समर्थक दिया ही नहीं। जब तक रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, सारा कुछ प्राइवेट होता जा रहा है। कहाँ है नौकरियाँ मैम? क्या सरकारी नौकरी ही जो है क्या कहते हैं रोजगार होता है? आज भारत, लेकिन अगर कोई सरकारी नौकरी का वादा करेगा तब तो फिर वो रोजगार का मुद्दा है ना सर? नहीं, बिल्कुल सही, आपकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्या मोदी जी ने बोला था कि कह रहे हैं कि युवाओं को मौका सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में मिलता है? नहीं, ठीक है, जवाब मैं देता हूँ। कितने फॉर्म भर दिए आपने सरकार गवर्नमेंट के? कितने पास आउट कर दिए? कितने आपने वो इंटरव्यू दिया? एक भी दिखा दो। नौकरी क्यों नहीं मिली? कितने मिले? मेरे घर में 4 पुलिस ऑफिसर बने हैं, कहाँ से मिल गए? कोई मैंने घुस तो नहीं दी किसी को। आज पहले पर्ची खर्ची वाला सिस्टम खत्म हो गया? मैम बिल्कुल भी नहीं है। आप एग्जाम पास करो, इंटरव्यू दो, आपका ऑफर लेटर और जॉइनिंग लेटर आपके पास घर आ रहा है। जो पीछे से पैसा जाता था ना, 4 लाख रुपया दे दो, 2 लाख रुपया दे दो, वो सिस्टम खत्म हो गया। मेरा खर्ची का सिस्टम खत्म हुआ? मैम एक्चुअली अगर पहले 2014 से पहले की चीजें उठा के देखी जाएं, तो उस टाइम पे क्या होता था, लोगों को सभी को पता है कि लोग अपने कुछ फीस देने के बाद ही वहाँ पे नौकरियां क्लियर कर पाते थे। बट अभी के टाइम फीस नहीं कहते, उसको डोनेशन कहते हैं, व्हाटएवर, तो वो अमाउंट घूस का पैसा कहते हैं। अभी क्या है, जैसे कि युवाओं की बात करी, अभी बिहार का एक चेहरा है चिराग पासवान जी, बहुत अच्छा चेहरा है जो कि युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। हर मोड़ पे अगर देखा जाए तो उनकी गवर्नमेंट ने हर तरीके से सपोर्ट किया है, इवन मोदी जी को भी सपोर्ट किया है, साथ में और भी नेता हैं। तो गवर्नमेंट काम कर रही है। जब एक तरीके से जब आप कोई गड्ढा खोदते हैं ना, तो उसे भरने में टाइम लगता है बेसिकली। तो अभी उसकी नींव रखी गई है, धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें हो रही हैं। इतने साल हो गए, अभी तक नींव ही रखी जा रही है क्या? बेसिकली मैम, अब जब ज्यादा जितनी गहरा गड्ढा होगा उतनी ज्यादा नींव भरने में टाइम लगेगा ना मैम बेसिकली। तो अभी क्या है, चीजें हो रही हैं, अपने स्तर पे चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। अब हर एक नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से युवाओं को क्या मैसेज मिलता है कि राजनीति में उनके लिए द्वार खुल गए हैं?
बेसिकली मैम बिल्कुल ये इंटरेस्ट की बात है। अगर सपोज दैट मैं अगर पॉलिटिकल बंदा हूँ, अगर जुड़ना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि वहाँ पे जाके मैं अपनी जनता को प्रेरित कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे मोड़ पे आइए, बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लीजिए, ताकि लोगों को जो है ना जागरूक होने की साथ में आप एक जन समर्थन जुटा सकते हैं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल वो आपके पास मोड़ है, आप द्वार है कि उसमें जाके आप एंट्री करें, ताकि अपनी सोच वहाँ पे लोगों के सामने रखें। क्या कहते हैं सर आप? बहुत अच्छी बात है, हमें नया राष्ट्र अध्यक्ष मिला है, युवा अध्यक्ष मिला है, और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा अब काम की बात करें, अब दिल्ली के हवे पे उनका ध्यान जाए और ये प्रदूषण मुक्त करे। दिल्ली को साफ हवा चाहिए, हमें भी साफ हवा चाहिए। लेकिन नितिन नवीन तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना? तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम संगठनात्मक तौर पर कार्य करने का, लेकिन हाँ एक मैसेज दिया जा सकता है अपने नेताओं को कि भाई आपको हवा पे काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात बीजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ पर है वो सुन लें। सर, हवा में ये जो जहर घुला है ना, इससे मुक्ति दिलाओ। ये जनरेशन को एक मैसेज तो दे दे कि राजनीति में आपके लिए द्वार खुले हैं, पर कह रहे हैं सांस लेंगे तब तो दरवाजे में आगे बढ़ पाएंगे। मैं युवा मैं मास्टर्स इन जर्नलिज्म करके रखा हूँ। जैसा नौकरी मिल रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं मिल रही है नौकरी, आइए फील्ड में उतरिए, आपको पता चलेगा नौकरी कितनी है कितनी नहीं है। तो आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म में नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है, बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ और अभी भी हम लगे हुए हैं। देखो, मशक्कत तो मैंने भी बहुत की थी नौकरी पाने के लिए, तो और मैंने नौकरी के लिए प्रयास किया था 2009 में शुरू, तब भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी नौकरी पाने के लिए। में सरकारी नौकरी तो मिलनी बड़ी मुश्किल है। प्राइवेट नौकरी, वो तो प्राइवेट नौकरी की बात और आप एक्सीलेंट नहीं होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। ये देखो, ये नहीं कह सकते आप। नहीं कह सकते। अब क्या आप कह रहे हैं कि वो एक्सीलेंट नहीं है? हर किसी को नौकरी के लिए अपना एक्सीलेंस दिखाना पड़ेगा। आप यंग हैं, आपको हम नौकरी दे दें, ये कोई प्राइवेट कंपनी या कोई भी नहीं करता। सरकारी नौकरी के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कमर तोड़, तब जाके। वो जो सेमेस्टर्स में पढ़ाई कर रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? 10 लाख में से संस्थान इतने मोटे मोटे जो पैसा लेते हैं, फिर वो क्या है? ये एक अलग विषय है। ये सब कुछ मिला हुआ है आपस में, फिर हमें सिस्टम में घुसेंगे तो फिर सिस्टम की बहुत सारी खामियां हैं। यही कह रहा हूँ कि नौकरी पाने के लिए जिसके अंदर क्षमता है वो कोई बेरोजगार नहीं है। सर, मैं ये नहीं मानती। ऐसा कई बार होता है कि लोगों में क्षमताएं होती हैं और नहीं आप देखो, हम इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि अगर युवा कह रहा है कि परेशानी हो रही है तो हम कहें कि आपके अंदर कमी है। हम ये नहीं कह सकते कि कमी है। देखिए, युवा पढ़ाई लिखाई करता है, उसकी बिल्कुल संभावनाएं रहती हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, और मैं कहता हूँ कि मिलना भी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब कहाँ, लोग तो कह रहे रोजगार मिले। आजकल तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब वाला खत्म हो चुका है कल्चर बहुत ज्यादा। किस को चाहिए सरकारी नौकरी? युवा सोचता है क्या आज की डेट में सरकारी नौकरी के बारे में? नहीं। हाँ जी, आप सोचते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ जी भाई साहब, बच्चे हैं? हाँ, कितने बड़े हैं? बड़े कितने बड़े? 15 18 साल के। तो लगता है उनको सरकारी नौकरी चाहिए या अब अपना काम करेंगे वो वाली सोच आ गई है? अपने वाला काम करने फायदा है। अपना काम वाली सोच आ गई है। बिल्कुल बिजनेस जरूरी है। और सरकारी नौकरी किसको चाहिए? जो आप कोई भी अपना काम स्टार्ट करो ना। सारे लोग आज स्वदेशी भारत हो गया ना, क्यों हो गया? एक और नया रोजगार है राजनीति। नहीं, राजनीति अपना अलग है। राजनीति में कितने लोग जाना चाहते हैं? नहीं, राजनीति तो नहीं, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब भी कैसे मिले। अब रिजर्वेशन ही इतना कर दिया है, हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 800 में से 670 मिलने के बाद भी हमें ऑफ कैंपस मिल रहा है ड्यू का, और SC वाले 200 लेके नॉर्थ कैंपस में जा रहे हैं। तो बताइए कैसे, हमें क्या होगा, हमारा क्या पॉलिटिक्स क्या करेगी हमारा? रिजर्वेशन सर बड़ा मुद्दा। देखो, देश में मैं हाजी नाजिम जा रही हूँ। रिजर्वेशन देखिए, जो इस बच्चे ने बड़े क्योंकि क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, तो ये क्रांतिकारी कदम ये भी है। निश्चित तौर पे इस बच्चे ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। ये युवाओं की पीड़ा है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद 90% से भी ऊपर जाने के बाद और फिर उनको अगर वैकेंसी ना मिले और दूसरी तरफ 40% वाला वैकेंसी ले ले, तो युवाओं का दर्द तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले कर दे तो नहीं कर पाएगी। इसके लिए ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, तो आपसे ही उम्मीद लगाएंगे ना युवा। मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कल इसके लिए तैयार हो जाएगी, बाकी लोग तैयार हो, बाकी कोई छोड़ो। सबसे पहली बात यह है कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात कही थी। अब आप ओवैसी साहब वाली पार्टी में हैं या किस पार्टी में? भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, मुद्दा डाइवर्ट नहीं है, मुद्दा बिल्कुल वही है। उन्होंने कहा था कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। सुन लीजिए,
सुन लीजिए, मैंने बात पूरी होने दीजिए। कट्टर लोग हैं ये, इतने कट्टर लोग हैं, इनको हिजाब वाली चाहिए प्रधानमंत्री, साड़ी वाली नहीं चाहिए। जबकि बांग्लादेश में जो इस्लामिक राष्ट्र था वहाँ साड़ी वाली प्रधानमंत्री थी, लेकिन हिंदुस्तान में इनको क्या जवाब है? बांग्लादेश में तो हिजाब वाली नहीं थी, वहाँ तो साड़ी वाली थी, आपको यहाँ हिजाब वाली चाहिए। अरे ज्यादा विचलित मत होइए, हम लोग जानते हैं कि आप युवाओं के खिलाफ मान जाइए। और देखिए और ये तो खुद युवा ही युवाओं के खिलाफ क्या होंगे? आप इनको क्या बुजुर्ग मानते हैं क्या? युवा है, अगर युवा होते तो मेरे इन भाइयों का दर्द समझते। और उस दूसरी बात भाई, अब मैंने एक चीज कही है, राहुल जी अब सुन लीजिए भाई, ओवैसी साहब ने कहा कि भारत में एक हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए। मैं कहता हूं भाई, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि एक सेकंड, अरे सर एक सेकंड रुको, सर एक सेकंड रुको। ईरान में कितने मुसलमान हैं? भाई मैं तो अपने भारत की बात, अरे ईरान में बताइए ना, रहने वाला हूं, भारत की बात करो। बताइए ईरान में कितने मुसलमान हैं? भाई ईरान का मेरा, बांग्लादेश में कितने मुसलमान हैं बताइए? भाई मैं नहीं जानता। तो आप यहाँ की महिलाओं को हिजाब में क्यों रखना चाहते हैं? मैं तो ये कहना, क्यों हिजाब में रखना चाहते हैं आप मुस्लिम महिला बनेगी ये कह सकते थे, लेकिन आपको महिला हिजाब में चाहिए क्यों? अब सुन लीजिए भाई, कांग्रेस भी बना सकती है, सपा भी बना सकती है, तो आप कहते हैं मुस्लिम महिला, आपको महिला हिजाब में क्यों चाहिए? बीजेपी भी तो बना सकती है। आपको हिजाब में क्यों चाहिए भाई? आप मुस्लिम महिला की बात कीजिए ना। वो जीन्स इसका, वो जीन्स सूट पहन के नहीं बन सकती है। भाई मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, गूगल पर ऐसी महिलाओं को आप अपने घरों के अंदर ही चार दीवारी में कैद रखिए। ऐसी हिजाब वाली महिलाओं को आप बेहतर होगा कि अपनी घर के चार दीवारी में ही कैद रखिए। इनको कहीं भी राजनीतिक नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने पति से ड्रिवन हो, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं, ये ठीक बात है कि कोई मुस्लिम महिला कभी इस देश की प्रधानमंत्री बने, पर मैं चाहता हूँ वो जीन्स और सूट पहन के बने, ये नहीं। अगर जो आप ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ हिजाब लपेट के बनेगी, तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। अपनी कट्टर सोच अपने पास रखिए, अपनी पॉकेट में रखिए। अगर जो इतनी सड़ी हुई सोच है तो उसको अपने दिमाग में रखिए, और ओवैसी को उसको बाहर लाने। हमारे देश की प्रधानमंत्री बन के हमें क्या देगी? सुन लीजिए भाई, देखिए भाई, मैंने हिजाब वाली महिला कही, वो मैंने ये तो नहीं कहा कि कोई मुस्लिम महिला। भाई हिजाब कहाँ है? अब हिजाब का भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी जैन जी खड़ी है, हिजाब का मतलब जरा फटाफट जरा पूजा जी को बताएं, पूजा जी को हिजाब का मतलब क्या? आप एक सेकंड, आपका तो हिजाब का अर्थ भी बार बार बदल जाता है, क्या है हिजाब का अर्थ? आप ही बता दीजिए। अब हाजी नाजिम बार बार हिजाब का अर्थ भी चेंज कर देते हैं। जितनी भी यहाँ लेडीज खड़ी हैं या लड़कियां खड़ी हैं, सब पे देखिए किसी के पास हिजाब है? देखिए यहाँ से वहाँ तक देखिए, कहाँ है हिजाब? यही तो इनकी सोच है। लड़कियों के पास जाऊंगी ना मैं, एक सेकंड, मैं लड़कियों के पास जाऊंगी। ये महिलाएं क्या सोचती है? वो आपकी मुस्लिम फ्रेंड्स भी होंगी, क्या सोचती है वो हिजाब के बारे में? हिजाब डेफिनेटली हमारी एक खुद की आइडेंटिटी है, और हम क्यों किसी के उस पे रहें? और 70 साल से आपकी आइडेंटिटी है, मतलब कंफ्यूज है क्या? नहीं, हिजाब हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारा हक है हमारी आइडेंटिटी पाने का, और हमें कितने साल हो गए आजादी को? शायद 70 साल से ज्यादा, शायद क्या पक्का। आज हम रात के 10 बजे से बाहर जाने से पहले क्यों डरते हैं? पहले हमें सिक्योरिटी तो दे दो, लाइक एक बेसिक राइट। और रही रिजर्वेशन, आपने बोला कि रिजर्वेशन के लिए एक सरकार का काम नहीं है। जब आपकी पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत है तो आपको किसकी जरूरत है? आपको डीमोनेटाइजेशन के लिए किसी की जरूरत पड़ी? नहीं। आपको 370 हटाने के लिए जरूरत पड़ी? नहीं। तो आपको रिजर्वेशन हटाने के लिए किसकी जरूरत चाहिए? बताइएगा सर इसका जवाब। मैम जब आज के मुद्दे पर रहेंगे, वरना हमारा पूरा इशू डाइवर्ट हो जाएगा, है ना? आज हम युवाओं पर बात कर रहे हैं, युवाओं को कितनी अपॉर्चुनिटी अब नजर आती है अपने लिए, उस पर बात कर रहे हैं। जब भारत के एक युवा ने रिजर्वेशन के बारे में इनसे पूछा तो इन्होंने हिजाब का टॉपिक ला दिया ताकि इस पर बात ही ना हो पाए। जैसे कि मैंने देखा था बीजेपी की जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये जब आंसर कर रहे थे, ये उनका अपोज कर रहे थे। बट अभी मुझे पता चला है कि कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने ये बोला है कि जब मैं जीत जाऊंगा तो रिजर्वेशन बढ़ा के 50% कर दूंगा। तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? हाजी नाजिम जी, रिजर्वेशन पे पब्लिक आपसे जवाब चाह रही है, कह रहे हैं कि युवाओं को मौका तो तब मिलेगा जब ये रिजर्वेशन वाला पूरा झोल उनको आगे बढ़ने का मौका दे। हाँ देखिए भाई का बिल्कुल सवाल अच्छा, लाजमी है, दिल से सलाम करता हूँ आपके इस काबिल तारीफ सवाल का। अब सुन लीजिए भी, देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको मैं बता दूं,
नहीं नहीं नहीं, मैं मुझसे आरक्षण अरे आप चाहूंगा। स्ट्रक्चर कमेटी की अब रिपोर्ट आप छोड़ो, सुनिए आप तो अपनी सही। पार्टी की नीति बताओ ना। अरे सुन तो लीजिए। अरे आप अपनी पार्टी की नीति बताओ हाजी नाजिम जी, आप कहाँ कमेटी की रिपोर्ट पे पहुंच जाते हो? हाँ सुन लीजिए भाई, मैंने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का मैंने इसलिए सुनो हाजी नाजिम जी, ताकि सुनो मेरे बड़े युवाओं को पता हाजी चले। नाजिम जी बड़े प्यार से एक सवाल पूछती हूँ, यही पब्लिक रहती है ना, इसी पब्लिक के सामने हाजी नाजिम ने कहा था कि अरे हमें मौका तो दो, हम दुनिया देश बदल देंगे। तो जब दुनिया देश बदलने की बात इतने दम के साथ करते हो हाजी नाजिम, तो पूरे दमखम के साथ इन युवाओं को भी जवाब दो ना कि रिजर्वेशन पे क्या स्टैंड है आपका। आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं अपनी पीस पार्टी के, बताइए अगर सरकार कदम उठाए तो पीस पार्टी सबसे पहले आगे खड़ी होगी इनके साथ। हाँ सुन लीजिए, हाँ देखिए अब वही बात आती है जब मैं कहता हूँ भाई आर्टिकल 341 को बहाल करते हैं, आर्टिकल 341 को बहाल कर देंगे तो भाई सुन लीजिए, आर्टिकल 341 के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई ये बताइए जब आरक्षण की बात होती है, अगर हिंदू नाई है तो भाई उसको आरक्षण है, अगर मुस्लिम समाज में कोई नाई है तो उसको आरक्षण नहीं है। अगर अरे तो मुस्लिमों को तो पहले ही आरक्षण है, नहीं है क्या मुस्लिम्स के लिए आरक्षण? मुस्लिम्स को नहीं मिलता क्या बेनिफिट? मैं आर्टिकल 341 की बात कर रहा था, उस पर भी तो बात होनी चाहिए भाई। पीस पार्टी कहते हैं कि आर्टिकल 341 को बहाल कर देना चाहिए, बताइए हिम्मत है आपके देखिए, मैं देख रही हूँ केवल मुद्दे से अलग बात हो रही है नितिन नवीन जी को बनाया गया एक स्वागत योग्य कदम है, ठीक है, रिजर्वेशन हटा दो, बेरोजगारी हटा दो, ठीक है, लेकिन अखिलेश जी को नहीं हटाना, राहुल गांधी को नहीं हटाना, बाकी सारी चीजें हटा लेना। बात यहाँ पे हम जिस मुद्दे की कर रहे हैं उस मुद्दे पे रहें कि कैसे युवाओं को राजनीति में भागीदारी मिले, और पार्टी का ये एक अच्छा मूव है जिसका हमें समर्थन करना चाहिए। और बेरोजगारी भी समय के साथ कम हुई है, काफी बेटर हमारी कंट्री की जीडीपी हुई है, लेकिन कुछ लोगों की सोच केवल नकारात्मक है, उन्हें कमियां देखने की बात है। और जहां तक बात हो रही है युवाओं को रोजगार देने की, सरकारी नौकरी एक रोजगार का तरीका है, उसके अलावा अपने अपने प्रोफेशन भी होते हैं। सरकारी नौकरी मत दो, आप भी प्रोफेशनल सारी हैं, सरकारी मैं नौकरी भी प्राइवेट कर प्रोफेशनल दो, हूँ, आप भी प्रोफेशनल हैं, सारी मैं भी सरकारी नौकरी प्रोफेशनल प्राइवेट कर हैं। दीजिए। हम अपनी अपनी मेहनत से युवाओं का अपने भविष्य मुकाम तो तय को हो। हासिल कर सकते हैं। हाजी नाजिम आप ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी पार्टी में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं आप? जल्दी से हाँ या ना में जवाब। देखिए हाँ पूजा जी, देखिए आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए मैं पीस पार्टी का एक कार्यकर्ता था, हूँ, पीएम मोदी भी कार्यकर्ता और सुन लीजिए भाई हाजी नाजिम खान के बॉस है डॉक्टर अयूब सर्जन साहब जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष है अरविंद कुमार निषाद जी हैं, और कभी इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है कि आप उनके बॉस हो जाएं? देखिए सुन लीजिए भाई, कभी नहीं हो सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आरक्षण पे बात चल रही थी। देखिए आरक्षण में सुधार की मांग करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। इस देश में बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिसको, देश में तो ऐसा बहुत कुछ हुआ जो कभी लगता था कि नहीं हो सकता, पर वो हो गया। आरक्षण देखिए, आरक्षण बहुत सारे लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात है, जो बिल्कुल दबे कुचले लोग हैं, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर लगानी चाहिए। जो भी SC ST का आरक्षण है वो क्रीमी लेयर, ऐसी क्रीमी लेयर की बात होगी तो पेट में किसके दर्द होगा? देखिए जो आरक्षण ले रहे हैं, जो आरक्षण से उसका फायदा उठा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि आरक्षण सबको मिलना चाहिए और उससे सबका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ये नहीं, अगर जो आपको इस देश को विकसित करना है तो किसी भी समाज को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो समाज में सबको साथ साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। सर आर्यू जल्दी से। मैम कह रहे हैं पकौड़ा का नाम जब से मोदी जी लिए हैं तब से लोग मजाक बना दिया। एक पकौड़ा बेचने वाला MBA को भी नौकरी दे रहा है। हल्दीराम, हीरा स्वीट, अग्रवाल स्वीट पकौड़ा बेचता है, समोसा बेचता है, जलेबी बेचता है, लेकिन उसके पास MBA किए हुए लड़का जाकर के नौकरी कर रहा है। इस चीज़ को क्यों मजाक बना है? और नौकरी जो है, मेरा कह रहे हैं ना कि रिजर्वेशन, मेरे पास रिजर्वेशन है, मेरा भाई 6 साल से तैयारी कर रहा है, कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर से छट जाता है। ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन जिसको मिल गया हर कोई नौकरी पा लिया। और मैं 6 भाई हूँ, कोई बैठा नहीं हूँ, कोई 1000 रुपये, मेरा भाई अभी पूरी का ठेली लगा है, तीन उनका 2 लड़का उनके साथ रहता है, रोज का 2000 रुपये कमाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें सरकार नौकरी देगी। और जो भी बंदे ITI या जो BTech MTech कर रखा है, कोई बैठा नहीं है, जो बढ़िया पढ़ाई करा है। राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ने से क्या उम्मीद जाग रही है? दर्द ज्यादा समझा जाएगा युवाओं का? समझना चाहिए। अब ये तो पॉलिटिक्स वाले बताएंगे, जो राजनीतिक लोग हैं। पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक क्या सोचेगी? पब्लिक इसके राजनीतिक से कुछ नहीं होना पब्लिक का उधार। पब्लिक को अपने आप करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। अगर नेता किया होता तो 75 साल से पब्लिक के लिए बहुत कुछ हो जाता। सरकार उसी उम्मीद के साथ चुनते हैं ना? सरकार उसी उम्मीद के साथ हम लोग चुन रहे हैं। अभी आपका एक सवाल था कि युवा, जो हमारा मानना है कि अगर प्राइवेट कर दे सारी चीज़ें तो ज़्यादा बेटर है। सरकारी में उतना मार्जिन है ही नहीं हमको ज़्यादा। देखो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं लाख लाख रुपए सैलरी, 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रही है, और बिजनेस अगर छोटा। देखिए देश की तरक्की के लिए सब तैयार है युवा? तैयार है। थोड़ी आवाज आनी चाहिए तेज। भारत की तरक्की के लिए तैयार है? एकदम भारत तैयार है जी, तैयार है। देखिए विकसित भारत को बनाने के लिए हमारी जो
जो स्ट्रेंथ है हमारी युवा पीढ़ी, उनको एकजुटता के साथ, देश प्रेम के साथ आगे बढ़ना होगा। और तभी जो विकसित भारत की संकल्प हमने जो लिया है ना, जो हमने परिकल्पना की है, उसको तभी साकार रूप दिया जा सकता है जब हमारी ये यूथ, हमारी ये पब्लिक सब साथ होंगे और देश प्रेम से देश के लिए आगे बढ़ेंगे। आज जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते हैं भारत 24। नमस्कार।